या मैं वो कल पढ़ा दिया था, फिर भी पढ़ लो। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमेना दैट अकर्स एट सरफेस ऑफ द इंटरफेस। सरफेस केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो सरफेस पे होने वाले फिनोमेना को डील करती है। द इंटरफेस और सरफेस, इंटरफेस बोलो या सरफेस बोलो। इंटरफेस का मतलब क्या है? जैसे इधर मान लो सॉलिड है, इधर मान लो लिक्विड है, इनके बीच की जो जगह है ना, वो है इंटरफेस। इंटरफेस बोल दो या सरफेस बोल दो। द इंटरफेस और सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेज बाय हाइफन और स्लैश। जैसे मान लो हमने लिख दिया लिक्विड हाइफन गैस, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरफेस बिटवीन ए सॉलिड एंड ए गैस may be represented by solid gas or solid liquid gas due to complete miscibility। मिसिबिलिटी मतलब होता है घुलनशीलता। अगर कोई चीज कंप्लीट मिसिबिलिटी है, कंप्लीट घुल रही है, तो उनके बीच में कोई इंटरफेस नहीं होगा। जैसे मान लो ये गैस है और ये भी गैस है, तो ये तो कंप्लीटली मिसिबल है। ये लिक्विड और ये लिक्विड, अगर दोनों पोलर हैं, ये मान लो ये एक लिक्विड है, ये पोलर है, और ये लिक्विड क्या है, नॉन पोलर है। जैसे पानी और तेल है, पानी और तेल, तो पानी और तेल में सरफेस फिनोमेना हो सकता है। लेकिन अगर दोनों गैस, दोनों लिक्विड पूरे मिसिबल हैं, मिसिबल मतलब घुलनशील हैं, तो इनमें सरफेस फिनोमेना नहीं होगा। जैसे दो गैस हैं, गैस कोई सी भी हो, सारी गैस कंप्लीटली मिसिबल होती है, इसलिए गैसेज में, दो गैसेज के बीच में कोई सरफेस फिनोमेना नहीं होगा, जो कि दोनों गैसेज अपने आप में कंप्लीटली मिसिबल होती हैं। ड्यू टू ड्यू टू कंप्लीट मिसिबल due to complete miscibility, there is no interface between the gases. The bulk phase that we come across in surface chemistry may be pure compound or solution। ठीक है, द इंटरफेस इज नॉर्मल, इंटरफेस मतलब सरफेस, द इंटरफेस इज नॉर्मली एक फ्यू मॉलिक्यूल थिक। कितना? ये सॉलिड है ना, तो बहुत थोड़ा सा होगा, फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल माइक्रोन में इसकी मोटाई होगी, वो एमएम में मोटाई नहीं है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही होगी। वो क्या कहता है कि जो आपका सरफेस है ना, वो एक आध मिलीमीटर थिक नहीं है। वो क्या कहता है, दोबारा देख लो, क्या कहता है, द इंटरफेस इज नॉर्मली फ्यू मोलिक्यूल्स थिक। फ्यू थिकनेस, एक मोलिक्यूल का थिकनेस कितनी होती है? बहुत कम होती है, माइक्रोन में, पिकोमीटर में होगी ये। पिकोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर हो गई 10⁻⁹ और पिको हो गई 10⁻12। तो बहुत मोटाई नहीं है, एमएम में मोटाई नहीं आएगी ये मोटाई। द इंटरफेस इज नॉर्मली फ्यू molecules thick, but its area depend on the size of the particle of bulk phase. Many important phenomena noticeably among these being corrosion। corrosion एक सरफेस फिनोमिना है, साल का 10,000 करोड़ का चूना लगता है देश को, और वर्ल्ड को तो बिलियंस में लगता है। ठीक है, जंग लगता है, उसके लिए पेंट लगाते हो सारे लोहे के उस पे। तो ये सब क्या है? ये, अब तुम सोचोगे कि बहुत ही माइक्रोन में जो बिल्कुल बाउंड्री है ना, बाउंड्री वो है ये, लेकिन इस बाउंड्री में बहुत सी रिएक्शन होती है।
इलेक्ट्रोड प्रोसेस, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया, हेट्रो मतलब डिफरेंट, और जीनियस मतलब फेज। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट फेज। तो डिफरेंट फेज की जितनी भी कैटालिसिस है वो सब सरफेस फिनोमिना होती है। अगर कोई कैटलिस्ट है, इधर भी गैस है उधर भी गैस है, और कैटलिस्ट क्या है आपका, सॉलिड है, तो ये सॉलिड सरफेस फिनोमिना से काम करेगा, ये कहना चाहता है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोड प्रोसेस भी क्या सरफेस फिनोमिना है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट भी क्या सरफेस फिनोमिना है, डिसोल्यूशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये सब सरफेस फिनोमिना है, इंटरफेस है। The subject of surface chemistry finds many application in industry, analytical work and daily life. To accomplish, to accomplish क्या होता है, पूरा करना, टू accomplish, पूरा करना। ठीक है, ये मीनिंग तुम लोग को बताऊं कि नहीं बताऊं मैं, ऐसे मतलब मीनिंग। हाँ ठीक है। तो टू accomplish surface studies meticulously, meticulously होता है ध्यान से, बारीकी से। इट बिकम्स इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव होता है मजबूरी, इम्पेरियलिज्म। कहता है कि अगर आपको सरफेस स्टडीज को बारीकी से पूरा पढ़ना है तो ये इम्पेरेटिव है, ये मजबूरी है कि सरफेस रियली क्लीन हो। क्लीन सरफेस के बिना आप सरफेस केमिस्ट्री को ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, ये कहना चाहता है। इसके लिए क्या करना है, क्लीन सरफेस के लिए आपको वैक्यूम बनाना है। 10⁻⁸ टू 10⁻⁻, ये 10⁻⁻9 ज्यादा वैक्यूम है बजाय इस। एक पे तो एटमोस्फियर आ जाएगा ना, जीरो वैक्यूम हो जाएगा। यही बताऊंगा इसको, वैक्यूम को डिस्कस करूंगा। सॉलिड मटेरियल्स विद सच क्लीन सरफेस नीड टू बी स्टोर्ड इन वैक्यूम। ठीक है ना, वो जो क्लीन सरफेस वाला जो सरफेस सॉलिड आपने बना भी लिया ना, उसको भी आप छोड़ नहीं दोगे, छोड़ोगे तो फिर से उस पर गैस जम जाएगी, इसलिए उसको वैक्यूम में जमा करना होगा। ठीक है, ये देखो क्या कहता है कि 10⁻⁻8 में ज्यादा गैस है, 10⁻⁹ में ज्यादा गैस है, इसमें ज्यादा गैस है। अगर ज्यादा गैस है तो प्रेशर भी ज्यादा है, इसमें कम गैस है। जब गैस कम है मतलब वैक्यूम ज्यादा है, ये समझे। इसमें ज्यादा गैस है, इसमें कम गैस है। जब गैस कम है इसका मतलब है कि वैक्यूम ज्यादा है। समझ में आ गया आप लोग कोई बात। ठीक है जी, यहाँ आ गए हम बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्प्शन क्या कहता है, देयर आर सेवरल एग्जांपल्स विच रिवील्स, रिवील्स मतलब होती हैं बताती हैं, रिवील्स करना मतलब होता है उभारना, उभार के बताना। जब मैं तुमको कोई बात बताता हूँ तो शायद वो क्लियर नहीं होती, पर उसको रिवील करता हूँ। रिवील करना होता है जो हल्की सी ढकी छुपी होती है, मतलब छुपाई नहीं गई होती बट वो दिख भी नहीं रही होती। रिवील्स का मतलब होता है ढकी हुई छुपी हुई चीज को उखाड़ के दिखाना। देयर आर several examples which reveals the surface of a solid has a tendency to attract and retain molecules। क्या कहता है, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो इस बात का को उदाहरित करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, या छुपी हुई बात उसको बाहर करते हैं कि ये जो सॉलिड का सरफेस है इसके ऊपर इसकी ताकत होती है कि ये छोटे छोटे मोलिक्यूल्स को दूर से खींच लाता है।
ये इसके पास आ जाते हैं, खिंच खिंच के खिंच खिंच के खिंच खिंच के, ये आके जमा हो जाते हैं। ये सॉलिड की टेंडेंसी है, टेंडेंसी तो आदत है। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? आदत। ठीक है, टेंडेंसी का मतलब होता है आदत। क्या कहता है? देयर आर सेवरल एग्जांपल व्हिच रिवील्स दैट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन मॉलिक्यूल। रिटेन का मतलब क्या होता है? पकड़ के रखना। अट्रैक्ट तो हमने खींच लिया, और रिटेन का मतलब पकड़ के रखना। रिटेन द मॉलिक्यूल ऑफ द फेज विद विच इट इज कम इन कॉन्टैक्ट। सॉलिड के पास में लिक्विड आएगा, उसको भी खींच लेगा। जैसे रुई है, रुई को पानी में डालते, पानी को खींच लेती है ना, कपड़े में पानी खींच लेती है। तो ना सिर्फ गैस को, लिक्विड को भी वो खींच लेगा, खींच के रखेगा भी। ठीक है, रिटेन का मतलब क्या होता है? खींच के रखना। ठीक है, these molecules remain only at the surface and do not go deeper into the bulk। ये जो अंदर का हिस्सा है इसको बोलता है बल्क। तो बल्क में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की परत पे रहेंगे। द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन होता है इकट्ठा होना। द एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस अदर देन इन बल्क। क्या कहता है कि अगर एक्यूमुलेशन अंदर और बाहर हुआ तो एडजॉर्प्शन नहीं है। सिर्फ सरफेस पे हुआ, बल्क पे नहीं हुआ। द एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस, सरफेस पे तो हुई, रेदर देन इन बल्क, बल्क पे नहीं हुई। और फिर सॉलिड, सॉलिड क्या लिख के, उसको बोलता है एडजॉर्प्शन, एडजोर्बेट। और ये क्या है? एडजोर, ठीक है। कहता है ये जो आपका सॉलिड है ना, इस पर ये जो मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, ये है एडजोर। और जो ये रेड वाला है ना, इसको बोलता है एड, जिस पर चिपक रही है। चिपकने वाला, चिपकाने वाला। चिपकाने वाला है एडजोर्बेंट, चिपकने वाला है एडजोर्बेट। ओके, ठीक है। एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली ए सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस पर ही होता है। एसेंशियली मतलब मुख्य रूप से नहीं, मजबूरी रूप से। एसेंशियल मतलब, पर मतलब ये होना ही होना चाहिए। अगर बच्चे में लगन नहीं है तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता। तो लगन क्या है? एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब जिसके बिना नहीं होगा। और जनरली मतलब आमतौर पर। तो एडजॉर्प्शन एसेंशियली सरफेस फिनोमिना है, जनरली नहीं है। जनरली मतलब होता है आमतौर पर, एसेंशियली मतलब होता है मजबूरी के तौर पर। तो एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली ए सरफेस फिनोमिना सॉलिड पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली मतलब होता है मुख्य रूप से, खास तौर पे, जो फाइन डिवाइड पार्टिकल्स है। जैसे आटा का रूप हो गया, तो आटा क्या है? आटा फाइनली डिवाइडेड है। ठीक है, उसका क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर की लंबाई, 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर की मोटाई। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? तो सरफेस क्या हो जाएगा? ये इस सरफेस की बात करता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2, भाई। 2 2 सेंटीमीटर में ये सरफेस है ना इसकी।
और 6 सरफेस, 6 वाल है इसके अंदर, 6 ऐसे, तो गुना 6, तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 6 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है जी। अब 6 सरफेस है ना इसमें, अब इसको तोड़ दो, तोड़ के तो इसकी चौड़ाई और मोटाई 2 बाय 2 की होगी। ये 1 का हो गया, ये 1 का हो गया, ये 2 बाय 2 का हो गया। ठीक है भाई, मैंने 1 को तोड़ के इसके 2 कर दिए, तो इसका 24 आया था, याद है ना? इसका 24 आया था ना। अब मैंने इसके तोड़ के 2 कर दिए, इसका काउंट करना चाहता हूँ। इसका काउंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 2 तो 1 हो जाएगा, 2 गुना 2 तो का 1 हो जाएगा ना। तो इसमें 6 होंगे, तो 1 गुना 2 वाले 2, और 1 गुना 2 वाले फिर 2, और 2 गुना 2, भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, तो 2 और 2 वाले 2, तो 2 दूनी कितने हो गए, 4, 4 दूनी 8 वाला 1 हो गया, 2 वाला 1 हो गया, 2 वाला 1 हो गया, तो 8, 2 10 और 2 12। ठीक है ना? ऐसे करके करेंगे ना तो इसमें एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि जब किसी चीज को हम पीसते जाएंगे, फाइनली डिवाइडेड करते जाएंगे, यही तो कहना चाह रहा है वो। कह रहा है कि जब हम उसको देखो ना, सॉलिड पर्टिकुलरली फाइनली फाइनली डिवाइडेड, फाइनली है ये, फाइनली पिसा हुआ, लार्ज सरफेस एरिया, देयरफॉर चारकोल, सिलिका जेल, एल्युमिनियम जेल, ये सब क्या है, ये अच्छे हो जाए, जितना तुम किसी चीज को पीसते जाओगे उतना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। समझ में आ गई ना बात? ये तो कि जितना तुम उसको पीसोगे उतनी ज्यादा उसका एरिया बढ़ता जाएगा। अब ये गैस है, एड्जॉर्प्शन इन एक्शन, आपको एग्जांपल दे रहा है, जैसे सी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब गैसें है ना, आर टेकन ए क्लोज्ड वेसल, एक वेसल ले लिया, इसमें गैसेज ले ली, ठीक है, और ये डाल दिया चारकोल, क्या डाल दिया इसमें, ये चारकोल डाल दिया, तो ये चारकोल इन गैस को ले लेगा, जब ले लेगा तो प्रेशर जो था, क्या कहता है, दोबारा सुन लेते हैं। कहता है कि ये आपका एक सिलेंडर है, इसमें गैसेज है, ठीक है, इसका अपना कोई प्रेशर है, P1 है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने चारकोल डाल दिया, तो ये आधे पैसे P2 हो गया, तो P2 इज लेस देन P1, क्योंकि इसको इसने क्या करा, खींच लेगा ना अपनी तरफ, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कम हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है वो। कह रहा है इफ ए गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड आर टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल, ठीक है, पाउडर चारकोल को ये था कि उसका एरिया बढ़ जाए, इट इज ऑब्जर्व दैट प्रेशर ऑफ द गैस इन द इनक्लोज्ड वेसल डिक्रीजेस, प्रेशर घटेगा क्योंकि द गैस मॉलिक्यूल कंसंट्रेट ऑन सरफेस ऑफ द चारकोल, इसका यूज करते हैं ना हम,
जो आपका पॉलिथीन बैग आता है जिसमें कि लैपटॉप आता है या जूते आते हैं, उनमें कुछ बैग रखे हो, ऐसे पाउच रखे, छोटे पाउच रखे होते हैं ना, ये पाउच ये होते हैं, ये बेसिकली पानी को अब्जॉर्ब करते हैं। मॉइस्चर नहीं रहना, मॉइस्चर रहेगा तो वो आपके चमड़े के सामान को खराब कर देगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान को खराब कर देगा, इसलिए क्योंकि लंबे लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं वेयर हाउस में, तो वहां पे इसलिए इनमें हम क्या रखते हैं, ये पाउच रखते हैं। इन ए सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई से मिथाइलिन ब्लू, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड, द सोल्यूशन इज, जैसे कि मान लो ये पानी है, ये पानी है, ठीक है, और इसमें तुमने क्या मिला दिया, मिथाइलिन ब्लू मिला दिया, क्या मिला दिया, ठीक है, तो यार ये कलर नीला हो गया। अब तुम इसमें कुछ और चारकोल डाल दोगे, सारे कलर को सोख लेगा और फिर से पानी साफ हो जाएगा। ठीक है, ये कहना चाहता है, कहता है कि जो डाई का कलर है उसको सोख लेगा कौन, चारकोल। द मोलिकुलर डाई thus accumulate on surface phenomena and absorb। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपको, एक्वा सोल्यूशन ऑफ रात, जो आपका गुड़ होता है, गुड़, गुड़ को भी साफ करने के लिए हड्डियों से बना हुआ एक चारकोल यूज किया जाता है। जो गुड़ का जो कलर होता है ब्राउन ब्राउन, उसको सोख लेता है और चीनी एकदम साफ होती है। ठीक है, और एयर बिकम ड्राई, सिलिका जेल, सिलिका जेल आपका एयर अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो बता रहा है ये, जो बताया ना आपको कि जूतों के बैग में होता है। ठीक है, अब एडजॉर्प्शन का उल्टा क्या होता है, डिजॉर्प्शन। इट इज क्लियर फ्रॉम द above example that solid surface can hold the gas or liquid molecules by virtue of adsorption. The process of removing an adsorbed substance is called desorption। तो एक हो गया आपके पास सोर्प्शन। तो ऐड का हो गया मतलब एडिशन, डी का मतलब हो गया, अगर पार्टिकल को रिमूव करोगे तो एडजॉर्प्शन, पानी को ऐड करोगे तो एडजॉर्प्शन, और एक होगा आपका एब्जॉर्प्शन। अच्छा, आज आपको कोई आवाज अच्छी आ रही है क्या? नहीं मतलब आवाज ऊंची आ रही है, मतलब आवाज साफ से मतलब क्या, ऊंची आवाज आ रही है, वॉल्यूम बढ़ गया है क्या? चलो ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है। तो ये आपको समझ में आ गया कि डिसऑप्शन क्या है। ठीक है, आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट करके ना बाद में कि क्लास में क्या वॉल्यूम अच्छा रहा या पेन अच्छा चला। एक्चुअली मुझे पता नहीं चलता, और या फिर मुझे बाद में आपका वीडियो देख के पता लगाना पड़ता है कि भाई बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही होगी। तो मतलब आपको बताना चाहिए मुझे, अगर कुछ अच्छा होता है तो अच्छा बताना है, और बुरा हो गया तो बुरा बाद में आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को, ठीक है ना। तो कहता है डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन, ये पूछता है कभी कभी, एक नंबर में पूछ लेता है, और उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। दिक्कत क्या होती है, बच्चे को ये तो पता होता है कि एड्सॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है, अंतर तो आप लोग को पता होगा, पर वो दो नंबर का क्वेश्चन देगा ना, तो एक का तो अंतर और एक नंबर का एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल याद ही नहीं करते, ध्यान रखना है, बिना एग्जाम्पल के आप सोचोगे दो नंबर नहीं मिलेंगे।
ठीक है, कहता है इन एडजॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड only at the surface then does not penetrate through the surface of the bulk of the absorbent, while in absorption substance is uniformly distributed. क्या वर्ड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी बल्क ऑफ सॉलिड, पूरे सॉलिड में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। खाली सरफेस पे तो बोलेंगे एडजॉर्प्शन। दोनों की कीमत है, ऐसा नहीं है जैसे पेंट है। अब पेंट तो दीवार के अंदर घुस नहीं जाएगा, तो पेंट क्या है? पेंट एक सिर्फ और सिर्फ सरफेस फिनोमेना है, एडजॉर्प्शन है, कोरोजन है, कोरोजन सिर्फ सरफेस पे होगा। तो आप ये नहीं सोच सकते कि सरफेस के जो फिनोमेना है वो ज्यादा वैल्यूबल है। आप ये भी कह सकते हैं कि बल्क के फिनोमेना ज्यादा वैल्यूबल है। दोनों का अपना यूज है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, दोनों का अपना अपना यूज है बस। फॉर एग्जाम्पल ए चाक स्टिक डिप्ड इन द इंक, ये सरफेस फिनोमेना, तो सरफेस पे रहेगा। While the solvent of ink goes deeper in the stick due to adsorption. On breaking the chalk stick, आप चाक को तोड़ के देखोगे, it is found that white from inside. ठीक है, चाक को इंक में डुबो, बाहर निकालो, तोड़ो। ठीक है, तो ये क्या कहता है? वाटर वेपर। हाँ ये देखो, ये सिलिका जेल वाला है ना, आपको देखो कहता है a distinction can be made between absorption and adsorption by, for example, a water vapor. Water vapor are absorbed by anhydrous calcium chloride. ये क्या एब्जॉर्ब है? कैल्शियम क्लोराइड पानी को एब्जॉर्ब करेगा। और सिलिका जेल एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करेगा और सिलिका जेल एब्जॉर्ब करेगा। मैकेनिज्म समझ लो, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अराइजेज, पैदा होता है, तो पैदा होना। एब्जॉर्प्शन अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द एडजॉर्बेंट, जिसने चिपकाया हुआ है, आर नॉट इन सेम एनवायरमेंट एज द पार्टिकल इनसाइड द बल्क। बल्क के अंदर जो पार्टिकल हैं, सरफेस का पार्टिकल वैसा नहीं। इनसाइड द एडजॉर्बेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? क्या कहता है? कहता है कि ये एक पानी का ड्रम है, ये पानी है इसमें। अब जो बीच का मोलिक्यूल है ये वाला, इसको ऊपर से भी खींच रहा है, नीचे से भी खींच रहा है, दाएं से भी खींच रहा है, बाएं से भी खींच रहा है। लेकिन ये जो जो बाउंड्री का मोलिक्यूल है, यहाँ से खींच रहा 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 है। तो जो सरफेस का फिनोमेना है ना, जो सरफेस का पार्टिकल है वो यहाँ से खींच रहा है, 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 यहाँ से, लेकिन ऊपर से कोई नहीं खींच रहा ना उसको। तो इस पे एक टेंशन बनी हुई है, इस पे एक एक अलग तरह की फोर्स लगी हुई है, जो कि अंदर वाले को नहीं है। अंदर वाला कैसा है? इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, बैलेंस है ना। अंदर वाले को दिक्कत नहीं है, ये कहना चाह रहा है वो। अंदर वाला बैलेंस है, बट ऑन द सरफेस द पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑल साइड। क्या कहता है? अंदर वाले के पास तो यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, लेकिन जो बाउंड्री पर है इसके बाहर क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स। हैंस दे प्रोसेस अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस जो बैलेंस नहीं है। और रेजिडुअल मतलब बची हुई, रेजिडुअल
बची हुई जो कट पिट के बच गई ना, वो है रेजिडुअल। समझे कि नहीं? अनबैलेंस का मतलब क्या है, इधर इधर 7 उधर 5, और रेजिडुअल का मतलब क्या, बची हुई 2। बात वही है, लेकिन इधर 5 इधर 7, ये हो गया अनबैलेंस्ड। इधर 5 से खींच रहा हूँ, उधर 7 से खींच रहा हूँ, ये हो गया अनबैलेंस्ड। या कह सकता हूँ कि बची हुई 2, ये क्या हुआ, रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब ये हो सकता है कि इधर 3 इधर 5, तो बची 2। अनबैलेंस में दोनों बताने पड़ेंगे, इधर कितनी उधर कितनी है। लेकिन रेजल में हम सिर्फ ये बताएंगे बची हुई कितनी बची हुई। ओके, तो रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स, दीज फोर्सेस ऑफ द एडजॉर्बेंट जो चिपका रहा है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग एडजॉर्बेंट जो चिपक रहा है ऑन द मोलिक्यूल्स। अब क्योंकि उसके सरफेस पे अलग सी टेंशन बनी हुई है, तो ये क्या करेगा, ये पार्टिकल को, हमारे पार्टिकल को, जो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को यहाँ लाके चिपका लेगा। क्योंकि ये सरफेस वाला जो फिनोमिना है ना, इस पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस है या रेजिडुअल फोर्सेस है। ओके, आवाज आ रही है? ठीक है, समझ में आ रहा दोनों को, सबको? चलो आगे चलते हैं। These forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbent जो चिपक रहा है on the surface. The extent of adsorption increase with the increased surface. जितना surface area बढ़ाएंगे हम, एक को तोड़ के दो बना देंगे, दो को तोड़ के चार, चार को तोड़ के आठ, आठ को तोड़ के 12, जितना आप तोड़ेंगे उतना सरफेस बढ़ेगा। सरफेस बढ़ेगा तो सरफेस फिनोमिना बढ़ेगा। इसलिए हम फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट यूज करते हैं। जितना हम उसको तोड़ेंगे उतना सरफेस बढ़ेगा, जितना सरफेस बढ़ेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट मास एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कहना चाहता है कि, कहता है कि एरिया अगर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। एरिया अगर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है जब तक, कहता है जितना एरिया बढ़ेगा उतना एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये किसी टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहा है। मतलब ये नहीं है कि तुमने इसको तो लिया 50 डिग्री पे, फिर इसको तोड़ लिया, फिर तोड़ के तुमने कहा कि नहीं जी अब टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया और एरिया दुगना हो गया। तो ऐसा नहीं। अब मान लो तुमने यहाँ प्रेशर लिया, पहले पहले प्रेशर था 1 एटमोसफियर, अब तुमने उसका एरिया भी बढ़ा दिया और जी प्रेशर बढ़ा दिया 6 एटमोसफियर। ऐसे नहीं। कहता है ये जो थ्योरम है ना, ये हमने अभी जो बताई है आपको, कि एरिया एड्सॉर्प्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना एरिया बढ़ेगा उतना एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन ये बात कब है, ये बात तब है जब आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है। अब दोबारा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कहता है। कहता है, कहता है द एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब होता है कितना हुआ। मतलब एक्सटेंट होता है 100 में से कितना काम हो गया, कितना एक्सटेंट काम हो गया भाई। एक्सटेंट होता है कितना कितना हिस्सा हो गया, कितना प्रतिशत हो गया।
तो कितना अच्छा काम हुआ है। एक्सटेंट का मतलब होता है एक हिस्सा। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जैसे जैसे हम सरफेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पर यूनिट मास। मान लो 1 किलो चारकोल है, अब 1 किलो चारकोल का एक ही टुकड़ा है, फिर तोड़ के दो आधे कर दिए, फिर तोड़ के एक चौथाई के चार कर दिए, फिर इसको तोड़ के हमने एक चौथा 1/8 के 8 कर दिए। तो अब जितना तोड़ते जाएंगे उतना एरिया बढ़ता जाएगा, जितना एरिया बढ़ता जाएगा उतना एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा। पर ये बात कब सच है? जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रहेगा एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा नहीं है कि आप तोड़ भी रहे हो, टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो, प्रेशर घटा रहे हो, ऐसा नहीं। हम जब एरिया की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो वही टेम्परेचर है और वही प्रेशर है तो एरिया को तोड़ने से, एरिया को बढ़ाने से एडोप्शन बढ़ेगा, प्रोवाइडेड हम उसी टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं। हम तीनों पैरामीटर इकट्ठे नहीं बदलते हैं तो एरिया बढ़ाने से एडोप्शन बढ़ेगा, ये कहना है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फीचरिंग एडजॉर्प्शन इज अ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। कहता है कि जब भी एडजॉर्प्शन होगा तब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और वहां पे निकलेगी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, जैसे जैसे हीट ज्यादा निकलेगी वैसे वैसे ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, वैसे वैसे वो ज्यादा कंटिन्यूस होगी। बताता हूँ अभी क्या कहता है। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस। कह रहा है कि अब ये जो बची हुई फोर्स थी इस पे टेंशन थी ना पहले तो खींचे थे नीचे से हम, फिर हमने क्या करा, इसके ऊपर ये हरे वाले मोलिक्यूल्स ले आए, एडजॉर्ब हो गए ना, तो इन्होंने भी कुछ फोर्स लगाई, तो ये भी कुछ खींचना शुरू करेगा ना ऊपर की साइड। तो ये फोर्स कुछ घटेगी ना पहले से। जो रेजिडुअल फोर्स पहले इतनी थी अब वो इतनी हो गई ना, क्योंकि ऊपर से भी तो कुछ खिंचाव शुरू हो गया। थोड़ा सा सही लेकिन शुरू तो हुआ। तो ये जो ऊपर के मोलिक्यूल्स आएंगे ये भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन उस जो नीचे की तरफ खिंचाव था ना, जो रेजिड उस खिंचाव को कुछ तो कम करेगा। भले ही 10 वित्ती में एक वित्ती करे, ज्यादा अंतर नहीं लाएगा, बहुत बड़ा अंतर नहीं, थोड़ा अंतर तो लेकिन लाएगा, वो ये कहना चाहता है। इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो फायदा होगा, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। देखो, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन there is always a decrease in residual force on the surface. That is, the decrease in surface energy, which appears as heat. जैसे ही वो सरफेस एनर्जी घटेगी तो उसी की तरफ बाहर निकल के आएगी। एब्जॉर्प्शन देयरफॉर इनवेरिएबली, इनवेरिएबली मतलब हमेशा ही, एब्जॉर्प्शन देयरफॉर जनरली, देखो जब हम कहते हैं जनरली, जनरली मतलब आम तौर पर, जब मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं भी समझ में आएगी तो ऊपर घबराए नहीं, रिकॉर्डिंग में तो आएगी ना। ठीक है, एक आध बार बीच में अगर गड़बड़ हो दिख गई तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे ही। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक बार में क्लास से कुछ नहीं होगा। रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि आप 2 या 3 बार क्लास को देखना। पहली बार में आपको मेरा कंटेंट समझ में आएगा, अगली बार को आपको मेरा मर्म समझ में आएगा, उसके बाद याद हो जाएगा। एक बार में नहीं आएगा। इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब होता है हमेशा ही। जनरली का मतलब होता है आमतौर पर ही। देखो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाता हूँ साथ में। जैसे आप जब इनवेरिएबली पढ़ोगे ना और मैं जब पढ़ रहा हूँ
तो आपको प्रोनाउंसिएशन साथ में आना चाहिए। जब आपको बोलता हूँ ना कि 2-3 बार रिकॉर्डिंग सुननी है, उसका मतलब वही है कि आपको प्रोनाउंसिएशन आना है, ठीक है ना। और आपको हर वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, क्षण क्षण क्या आना चाहिए। जनरली का मतलब होता है आमतौर पर, हमेशा नहीं। इनवैरिएबली का मतलब होता है हमेशा, पर हमेशा नहीं लिखे। इनवैरिएबली का मतलब ये होता है जिसमें कोई वेरिएशन नहीं होते। इनवैरिएबली का मतलब जिसमें कोई बदलाव ना हो, जिसमें कोई बदलाव ना हो, वो हमेशा ही वैसा होगा। तो इनवैरिएबली एक अलग तरह का वर्ड है, मतलब हमेशा ही है, हमेशा इसमें कोई बदलाव ना हो, वो इनवेरिएबल हो, ठीक है। एड्जॉर्प्शन देयरफॉर इज इन इनवेरिएबली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब आप अंधे तरीके से मान सकते हो कि एड्जॉर्प्शन है तो एक्सोथर्मिक तो होगा ही होगा। आप बिल्कुल अंधा यकीन कर सकते हो इस बात, ये पलटेगा कभी नहीं। इन अदर वर्ड्स, डेल्टा एच ऑफ एड्जॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो ये सिस्टम है, सिस्टम हमें हीट देगा, अच्छी बात। किसके लिए? सिस्टम के लिए। हमारे लिए बुरी बात। डेल्टा वी डेल्टा एच क्या हो गया? दोबारा समझेंगे। कोई भी सिस्टम, चाहे वो आदमी हो चाहे वो सामान हो, एनर्जी को घटाना चाहता। अब कोई सामान है, स्लोप पे रख दो, नीचे अपने आप आ जाएगा ना। जब नीचे आएगा तो एनर्जी घटेगी। दोबारा समझो, कह रहा है कि ये एक स्लोप है, इस स्लोप पे तुमने पत्थर रख दिया, लुढ़क के नीचे आ जाएगा ना, तो उसकी एनर्जी घटेगी। हर हर इंसान, हर सामान एनर्जी को घटाना चाहता है। ये छोटा सा बच्चा ले लो, तुम थप्पड़ मार दिया इसको, एनर्जी बढ़ गई, परेशान है। तुमने किसी को पीटा, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, तुमने उसको पीटा, तुमने अपनी एनर्जी उसको दे दी। तुमने किसको थप्पड़ मारा तो तुमने एनर्जी दी है ना इसको, ये परेशान, क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई। हर सिस्टम एनर्जी को घटाना चाहता है और क्या करना चाहता है? और एंट्रोपी, एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। वो खेलना नहीं चाहता, वो डिसऑर्डर चाहता है। डिसऑर्डर का मतलब होता है अभी खेलूंगा, आधे घंटे बाद घूमने जाऊंगा, मेरा मन करेगा सो जाऊंगा, मेरा मन करेगा नहाने चला जाऊंगा, मेरा मन करेगा पढ़ने बैठ जाऊंगा। वो है डिसऑर्डरनेस, तारतम्यता का ना होना। हर आदमी ये चाहता है। तो मोटा मोटी क्या बात हुई? मोटा मोटी ये बात हुई कि डेल्टा एस को तो बढ़ाना चाहता है, एंट्रोपी को बढ़ाना चाहता है, डिसऑर्डरनेस को बढ़ाना चाहता है, और डेल्टा एच मतलब एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसे बोल देते हैं इंथाल्पी का चेंज, इसको घटाना था। इन दोनों का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। टेम्परेचर कभी जीरो, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि वो केल्विन स्केल पे होगा, और केल्विन स्केल पे टेम्परेचर कभी जीरो नहीं होता है। और ये डेल्टा एच तो नेगेटिव हो रहा है, कोई सॉलिड आके गैस आके जमा हो गई ना, जब गैस आकर इस पे जमा हो गई तो उसकी एंट्रोपी घट गई कि नहीं घट गई? घट गई ना, उसकी फ्रीडम घट गई। तो ये टोटल चीज पॉजिटिव हो गई, क्योंकि ये तो नेगेटिव था ही था और ये भी नेगेटिव था, नेगेटिव गुना नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो अब ये चीज तो उसको घटाने नहीं देगी,
तो अब डेल्टा जी क्या करनी है हमें, व्हाट वी वांट दैट डेल्टा जी, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो। जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तभी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो अब रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कराने की जिम्मेदारी किसकी बच गई, डेल्टा एच की बच गई, क्योंकि टी डेल्टा एच तो पॉजिटिव टर्म हो गई, नेगेटिव गुना नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, तो ये तो कभी इसको घटाएगा नहीं। तो डेल्टा एच की जिम्मेदारी है कि वो डेल्टा जी को घटाए, अगर डेल्टा जी को नहीं घटाएगा तो रिएक्शन कभी होगी ही नहीं, एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं, क्योंकि एंट्रोपी तो घट गई, एंट्रोपी तो घट रही है, मतलब आदमी की फ्रीडम जा रही है, तब तो कभी काम वो करेगा ही नहीं। अब या तो फायदा बहुत ज्यादा हो, एनर्जी बहुत ज्यादा घटे, फायदे का मतलब क्या, मैं मेरे को एनर्जी घटानी है, ये मेरा फायदा है, एनर्जी बढ़ाना मेरा फायदा है, मेरी एनर्जी घटेगी तो मेरे लिए फायदा है। हर इंसान एनर्जी को घटाना चाहता है और एंट्रोपी को बढ़ाना चाहता है। अब एंट्रोपी तो घट रही है यहाँ पे, भाई ये तो एंट्रोपी घट रही है ना, ये गैस थे, गैस आकर के सॉलिड पे चिपक गया तो एंट्रोपी घट गई। तो एंट्रोपी इस रिएक्शन को कभी हानि करेगी, इस रिएक्शन के होने के आसार तभी हैं जब डेल्टा जी घटे, जब डेल्टा जी घटेगी, डेल्टा जी को नेगेटिव होना ही पड़ेगा तभी ये रिएक्शन हो सकती है। अगर डेल्टा एच नहीं घटेगा, एनर्जी नहीं रिलीज होगी, तो रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती। ओके, इसको पूछता है आईआईटी ने पूछा है इसको, ठीक है, पता होना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये आगे बोलता है डेल्टा एच इज नेगेटिव, एड्सॉर्प्शन इज इज थस, थस मतलब, इसका मतलब है कि एडोप्शन इज थस, इसका मतलब एडोप्शन इज थस, इसका मतलब है कि अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी तो हमेशा घटेगी ही घटेगी, एज वेल एज डिक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी भी घटेगी और एनर्जी भी घटेगी। फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस वो होता है जो अपने आप हो जाए या थोड़ा धक्का देने से हो जाए। बच्चा वो स्पॉन्टेनियस है जो हल्का सा धक्का देने के बाद याद कर ले या वो खुद ब खुद याद कर ले, मैंने पढ़ने के लिए नहीं बोला, खुद ब खुद पढ़ लेनी, खुद ब खुद याद कर ले, वो बच्चा स्पॉन्टेनियस है मेरी नजर में जो खुद ब खुद याद कर ले। पढ़ने से काम नहीं होगा, याद करने से एग्जाम में लिख पाएंगे, एग्रीड। हाँ, तो स्पॉन्टेनियस फिनोमेना वो फिनोमेना होता है जो अपने आप चल पड़े और चलता रहे, या फिर हल्का सा चालू करने के बाद चलता रहे, हल्का सा चालू करने के बाद या बिना चालू करे लेकिन चलता रहे, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो इज ए प्री कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। ओके, ठीक है। On the basis equation delta G is equal to delta H T minus T delta G can be negative if delta H is sufficiently high, ये ठीक है बता दिया उसने। डेल्टा जी बिकम जीरो हो जाएगा तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। अगर डेल्टा जी क्या है, जीरो है, अगर डेल्टा जी जीरो है, इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे। हाँ, यानी कि यानी कि एडजॉर्प्शन इक्वल हो जाएगा डिसऑप्शन के। डिसऑप्शन होता है मॉलिक्यूल का टूट के जाना, इस सरफेस से टूट के, ये जो मॉलिक्यूल थे अगर टूट के जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको, डिसऑप्शन।
तो ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे एडसॉर्प्शन बंद हो जाएगा, एडसॉर्प्शन तो होगा, पर क्या होगा, एडसॉर्प्शन होगा, डिसॉर्प्शन होगा, जितना एडसॉर्प्शन उतना ही रहेगा, रिएक्शन चलती रहेगी, पर वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बंद नहीं कहा मैंने इक्विलिब्रियम कहा। ओके, आपको बंद में और इक्विलिब्रियम में समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, तो हमने आपको बताया ये बंद नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन क्या कहता है, दो तरह के हैं, एक फिजिकल एडसॉर्प्शन, एक केमिकल एडसॉर्प्शन, जिसे बोलता है केमिसॉर्प्शन, एक बोलता है फिजिकल एडसॉर्प्शन, जिसे बोलता है फिजियोर्प्शन। तो फिजियोर्प्शन में वंडर वाल फोर्सेज आएगी, वंडर, देखो क्या कहता है, ये फिजिकल है, ठीक, फिजिकल में मान लो पहले एक लेयर आई, फिर दूसरी लेयर आई, मल्टीपल लेयर आ सकती है, जबकि केमिकल में क्या होगा, एक एक बॉन्ड बनेगा। क्या दिखा रहा हूं इसमें मैं आपको, केमिकल बॉन्ड, ये मोनोलेयर होती है। ये क्या होती है, मोनोलेयर। ये क्या होता है, ये क्या है, मल्टीपल लेयर। जैसे अब आपकी जो एक इमेज है, मान लेते हैं, दोबारा समझते हैं, ये एक छोटी सी मेज है, इस पे धूल जम गई, धूल जम जाती है ना इस पे, ये एक फिजिकल एडसॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। जैसे धूल पड़ती है कैसे होगा, लेकिन एक आपका आयरन है, आयरन के इसके ऊपर क्या जंग लग गया है, जंग लगना क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये क्या है, ये फिजिकल, सिर्फ धूल जम रही है। फिर क्या है, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगी तो ये फिजिकल एडसॉर्प्शन घट सकता है, इस पे जो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगी तो ये बढ़ेगा। क्या, देखो इसमें क्या हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, और हमने आपको काइनेटिक्स में पढ़ाया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे 10 डिग्री पे रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, याद आया क्या। अब केमिकल एडसॉर्प्शन में क्योंकि रिएक्शन हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। इसमें क्या है, ये तो सिंपल फिनोमिना है, इसमें क्या हो रहा है भैया, ये तुम्हारी मेज है या कोई सरफेस है, अब इस पर क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है साहब। अब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, और जब मॉलिक्यूल हिलेगा डुलेगा तो टूट के बाहर आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एडसॉर्प्शन घट जाएगा, फिजिकल एडसॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल एडसॉर्प्शन घट जाएगा, वहीं पर केमिकल एडसॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ये पूछता है 2 नंबर में आपसे, इनमें ही पूछता है,
डिफरेंस बताना है फिजिकल एडजॉर्प्शन में और केमिकल एडजॉर्प्शन में, आपको अंतर बताना आना चाहिए। ठीक है जी। देखो क्या कहता है, द केमिकल बॉन्ड्स में बी कोवलेंट, और केमिकल ऑप्शन की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो, कोई दिक्कत नहीं। केमिकल ऑप्शन इन्वॉल्व हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो एक रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्शन होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, एंड इज देयरफॉर ओफन रेफर, ओफन मतलब होता है आमतौर पर, ओफन मतलब आमतौर पर, रेफर्ड एज एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन, वो एडजॉर्प्शन जिसको एक्टिवेट करना पड़ता है। समटाइम दीज टू प्रोसेस अक्कर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। मतलब क्या हो रहा है कि पहले फिजिकल से आके जुड़ गया और फिर केमिकल बॉन्ड बन गया। कभी कभी दोनों प्रोसेस इकट्ठे होते हैं, वो आ तो गया, आगे धूल जम गई, वो तो हो गया फिजिकल एडोप्शन, आगे उसने रिएक्शन कर लिया तो बन गया केमिकल एडोप्शन। एंड इट इज नॉट इजी टू एसरटेन, एसरटेन होता है पता लगाना, एसरटेन का हिंदी मतलब होता है निश्चित करना, और कभी कभी ये निश्चित करना मुश्किल हो जाता है, नॉट इजी टू एसरटेन, निश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि ये फिजिकल एडोप्शन है या केमिकल एडोप्शन है। हमेशा नहीं, समटाइम्स, कभी कभी। ए फिजिकल एडोप्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू केमिजोप्शन एट द टेम्परेचर इज हाई। क्या कहता है कि पहले एक ये पानी की बड़ी टेबल थी, इस टेबल पे, सॉरी, ये टेबल थी, ठीक है जी। अब इस टेबल पे मेरे ये धूल के कणाके जमे हुए थे, सर्दियों में आगे धूल जम गई, टेम्परेचर कम है, फिर बरसात आती है, फिर गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये रिएक्शन करके सिबोन बना लेता है, ऐसा हो सकता है ना। जो लो टेम्परेचर पे फिजिकल एडोप्शन था, वो हाई टेम्परेचर पे केमिकल एडोप्शन में पलट गया, क्योंकि केमिकल एडोप्शन होने के लिए एनर्जी चाहिए ना। यही कहना चाह रहा है, दोबारा देख लो। ए फिजिकल एडजॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास, ऐसा हो सकता है, में पास इनटू केमिजॉर्प्शन as the temperature is increased. For example, dihydrogen H2 is first adsorbed on nickel. पहले निकल पर एडजॉर्ब होती है, किससे? बाय वंडरवाल फोर्सेस से। एंड मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन देन डिसोसिएट। क्या होता है, दोबारा देखेंगे। ये निकल की सरफेस है और ये H2 का मोलिक्यूल है, ये H2 है ना, ये धीरे धीरे इस पे आके टिक गया। ये जो साइन है, ये वाला, ये साइन होता है कमजोर बॉन्ड के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए। किसके लिए होता है ये? हेलो, या कमजोर बॉन्ड के लिए। लेकिन जब वो थोड़े दिन इस पे पड़ा रहता है निकल पे, क्या है ये निकल, तो फिर धीरे धीरे बॉन्ड बना लेता है, और ये वाला बॉन्ड हमारा टूट जाता है। समझ गए कि पहले ये आया, फिजिकल एडोप्शन किया इसने, और फिर धीरे धीरे इसने केमिकल बॉन्ड बना लिया, ये कहना चाहता है। ए फिजिकल एडोप्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू केमिकल as the temperature is increased. For example, dihydrogen is first adsorbed on nickel by van der Waals forces. Molecules of hydrogen then dissociate, मतलब टूटना, टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, विच आर हेल्ड ऑन द सरफेस बाय केमिजोर्प्शन।
सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन आर डिस्क्राइब्ड बिलो, को बताना है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब धूल का कण कहीं भी जम जाता है, लोहे की मेज हो या लकड़ी की मेज हो, तो उसमें क्या है, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि धूल यहाँ जमेगी या वहां जमेगी, तो स्पेसिफिसिटी का लैक होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। ठीक है जी। A given surface of an absorbent does not show any preference at a particular gas is called van der Waal or universal। van der Waal वैसे भी बहुत कमजोर होती है, वो सब जगह में पाई जाती है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है। दूसरा क्या, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, तो वो कहता है अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय सॉलिड डिपेंड नेचर ऑफ द गैस। कहता है कि कौन एब्जॉर्ब कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है जनरली। अगर फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन को इससे आमतौर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि एब्जॉर्ब कर कौन रहा है, हाँ पर इससे फर्क पड़ता है एब्जॉर्ब हो कौन सा रहा है। तो जो होने वाला है वो जितना लिक्विफाइबल होगा, मतलब जिसको लिक्विड करना आसान होगा, उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, मतलब करने वाले पे कम डिपेंड है, होने वाले पे ज्यादा डिपेंड है। ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन की आदत है। ठीक है जी। उसमें बोलेगा क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या कहना चाहता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बाद ठीक है, मैं 2 मिनट होल्ड करो, अभी 1 मिनट में पेन चेंज करता हूँ, तुम होल्ड करो, है ना। ठीक है, ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, बस होने वाला है आज के लिए। कहता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बाद कितना भी प्रेशर क्रिएट कर लो वो गैस लिक्विड नहीं होगी। समझो, क्रिटिकल टेम्परेचर टेम्परेचर बियॉन्ड विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। क्या कहता है, मान लो एक का क्रिटिकल टेम्परेचर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के बाद वो लिक्विफाइड होगी ही नहीं। और एक का मान लो 100 डिग्री है, वो 100 के बाद लिक्विड नहीं हो पाएगी। तो ज्यादा अच्छी कौन सी है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा किसका होगा, इसका ज्यादा होगा। समझ आई बात। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है उसको लिक्विड करना आसान है। ये 60 के बाद लिक्विफाइड नहीं होगी, मान लो इसका 600 हो गया, ये 600 के बाद लिक्विफाइड करना मुश्किल है, यानी इसकी रेंज हाई है ना। जो ज्यादा टेम्परेचर पे लिक्विफाइड हो जाएगी वो आसान लिक्विफाइड करना है। क्या कहता है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हाई होगा उसको लिक्विफाइड करना आसान होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, ये कहना चाहता है, बस ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो यही कहता है कि यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करेगा कि विद हाइयर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है उसको लिक्विफाई करना आसान है, और जिसको लिक्विफाई करना आसान है उसका एडजॉर्प्शन भी ठीक। और हमने ये बताया ही आपको कि जो कंपाउंड पोलर होगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड,
और ये कंपाउंड H2 क्या है, नॉन पोलर है, N2 क्या है, नॉन पोलर है। जितना कंपाउंड पोलर होगा उतना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, उतना ज्यादा लिक्विफाई करना आसान होगा, उतना ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। क्या कहता है, दो तरह की गैस है, पोलर और नॉन पोलर, जनरली इसको मानते हैं, ये जो है ना हमारे पास H2, N2 आदि इत्यादि, और CO2, SO2, अमोनिया, ये नॉन पोलर हैं ये। तो पोलर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहता है, लिक्विफाइड करना आसान रहता है, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा रहता है। ठीक, ये समझ में आ गया आपको, ये वो बताएगा यहाँ पर, आगे ले लो और आगे ले लो। तो यहाँ पर बताएगा आपको रिवर्सिबल नेचर बता चुका हूँ आपको, ये आगे पीछे वाला इसको बोलता है ली चैटलर प्रिंसिपल, ये बताऊंगा मैं आपको। सरफेस एरिया बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ये पता ही होगा आपको। इंथैल्पी ऑफ रिडक्शन पता ही है, मैंने बता दिया आपको। और ये कैरेक्टरिस्टिक बता दिया किसका, केम एब्जॉर्प्शन का, हाई स्पेसिफिसिटी है, इरिवर्सिबल नेचर है, सरफेस एरिया फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये आपको दोनों का, ये आपको याद करना है, ठीक है, ये याद करना है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर कल देखते हैं, ठीक है। अरे आवाज आपको कम आई होगी यार, ये आज के लिए इतना ही, फिर कल देखते हैं, ठीक है। ओके।